नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि, यानी शिक्षण को और अधिक प्रभावी किस तरीके से बनाया जा सकता है, ये बताना है। छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए। छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो। शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए। और डी दिया हुआ, शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे। तो शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली किस तरीके से बनाया जा सकता है, तो ये बताना था। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए। यानी अगर छात्रों को हम स्वयं कार्य करने के स्वायत्तता और नियंत्रण दिया जाएगा तो इस तरीके से क्या होगा, शिक्षा की व्यवस्था जो है वो अधिक प्रभावी हो सकती है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है। छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है। छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है। और डी ऑप्शन दिया हुआ है, उपरोक्त सभी। तो एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक क्या करता है, ये बताना है। यानी छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है। छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है। छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। यानी एक उत्तम कक्षा कक्ष में एक शिक्षक क्या करता है, छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है, पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है छात्रों को, और वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में उसको सम्मिलित करता है। इसकी कुछ डिटेल देख लेते हैं। एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक छात्रों की जिज्ञासा शांत करता है, उन्हें अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए पारस्परिक संवाद को प्रोत्साहित करता है। यानी छात्रों को अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए पारस्परिक संवाद को प्रोत्साहित करता है और उनकी वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है, ताकि छात्र अपने ज्ञान व्यवहारिक स्तर पर ला सकें। यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशिष्टताएं होती हैं। और छात्रों में कौन कौन सी पठन पाठन के लिए विशिष्टताएं होती हैं, ये बताना है। अधिगम में क्रियाशीलता, छात्रों में सीखने की योग्यता, स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण करना, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सी विशिष्टताएं होती हैं छात्रों में पठन पाठन के लिए। अधिगम में क्रियाशीलता होती है, छात्रों में सीखने की योग्यता होती है, स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण करना। यानी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी डिटेल देख लेते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। अधिगम प्रक्रिया में क्रियाशीलता अभी बताया गया है। छात्रों में सीखने की योग्यता, स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण करना, और छात्रों में सीखने के प्रति तत्परता भी होनी चाहिए। यानी छात्रों में सीखने के प्रति तत्परता भी होनी चाहिए और नवीन प्राप्त ज्ञान को अपने वास्तविक जीवन से जोड़ना। ये सभी सामान्य छात्रों में पठन पाठन की विशेषताएं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो आप, यानी आपके द्वारा पूछा गया कोई प्रश्न, अगर कोई शिक्षक अपने स्टूडेंट से प्रश्न पूछता है और वह उसका गलत उत्तर देता है तो आप शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे। दूसरा प्रश्न पूछेंगे जिससे विद्यार्थी स्वयं महसूस करे कि उत्तर गलत था, उसे बताएंगे कि उसका उत्तर गलत क्यों था। सी दिया हुआ, किसी दूसरे विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए कहेंगे। और डी ऑप्शन दिया हुआ है, सही उत्तर बताएंगे। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा।
राइट आंसर हो जाए किसी दूसरे विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए कहेंगे। यानी आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी अगर एक गलत उत्तर देता है, यानी कोई विद्यार्थी है वो गलत उत्तर देता है, तो आप क्या करेंगे, दूसरे विद्यार्थी से उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहेंगे। इसकी डिटेल देख लेते हैं। कक्षा में पूछे गए सवाल का उत्तर किसी छात्र द्वारा गलत बताने पर उसी प्रश्न को दूसरे छात्र से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि अन्य छात्र द्वारा सही उत्तर सुनने पर छात्र उसे आसानी से याद कर लेगा। इससे क्या होगा, अगर दूसरा छात्र उस प्रश्न का उत्तर सही बता देता तो पहला छात्र जो बता नहीं पाया था उसको वो आसानी से याद हो जाएगा। गलत उत्तर पर दंड देने से छात्र में कुंठा की भावना का विकास हो सकता है और वह अंतर्मुखी हो सकता है। अगर इस तरीके से विद्यार्थी को दंड दिया जाएगा तो क्या होगा, अंतर्मुखी हो जाएगा और जो उत्तर वो बताना भी चाह रहा होगा तो वो उत्तर का आंसर नहीं देगा। तो क्या करना चाहिए, अगर किसी छात्र के द्वारा गलत उत्तर दिया जाता है तो दूसरे छात्र से क्वेश्चन पूछना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। अधिगम का सरलीकरण, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना, पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना और शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण। इसका राइट आंसर क्या होगा यह बताना है। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है, यह होगा शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना। यानी शिक्षण को निम्न प्रकार से कैसे परिभाषित किया जाता है, तो शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र, यानी शिक्षक के द्वारा जो ज्ञान प्रदान किया जाता है यानी स्थानांतरण होता है और छात्र उस ज्ञान को ग्रहण करता है, तो यह शिक्षण को परिभाषित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शिक्षण का है। यानी 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा स्तर जो है शिक्षण का है यह बताना है। परावर्तक, अंतःक्रियात्मक, प्रक्षेपण या संकलित। तो कौन सा स्तर शिक्षण का है, यह है अंतःक्रियात्मक, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। और शिक्षण के स्तर कौन कौन से और होते हैं, पहला तो अभी बताया है अंतःक्रियात्मक, दूसरा होता है पहचान, एक होता है प्रशंसा और एक होता है विश्लेषण। ये भी ध्यान रखिएगा, अंतःक्रियात्मक, पहचान, प्रशंसा और विश्लेषण भी क्या है, शिक्षण स्तर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। यानी शिक्षकों को कौन कौन सी शिक्षण विधियां अभ्यास में लाना चाहिए यह बताना है। भाषण विधि, अंतःक्रियात्मक विधियां, वर्णात्मक विधियां या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी विधि अभ्यास में लाना चाहिए शिक्षक को, अंतःक्रियात्मक विधियां। इसकी डिटेल देख लेते हैं। शिक्षकों को अंतःक्रियात्मक शिक्षण विधियों को प्रयोग में लाना चाहिए ताकि छात्र अपनी समस्याओं को निसंकोच अपने शिक्षक के सामने प्रस्तुत कर सकें तथा शिक्षक उनकी समस्याओं को सरलतापूर्वक सुलझा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। शिक्षकों की भूमिका है, यानी शिक्षक की कैसी भूमिका है, ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है आंसर। ज्ञान का संप्रेषण करना, छात्रों को अनुशासन में रखना, छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम का सृजन करना या उपरोक्त सभी। तो शिक्षकों की भूमिका कैसी है, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञान का संप्रेषण करना, छात्रों को अनुशासन में रखना और छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम का सृजन करना। यानी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, उपरोक्त सभी। और कौन कौन सी भूमिका हो सकती है, छात्रों की जिज्ञासा को शांत करना और छात्रों की समस्याओं को हल करना। ये 3 पॉइंट दिए, इसमें 2 पॉइंट और बढ़ा दिए जाएं, छात्रों की समस्याओं को हल करना और छात्रों की जिज्ञासाओं को शांत करना। यह भी शिक्षकों की भूमिका के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं।
यहाँ पे ए ऑप्शन ये नहीं होगा, यहाँ तक क्वेश्चन है ये। एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ से ऑप्शन होंगे बी से। उनकी उपेक्षा करके, उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे तथा कक्षा से बाहर जाने को कहेंगे, उन्हें पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यही ए ऑप्शन दिया हुआ, ये बी दिया हुआ, ये सी दिया हुआ है। यानी कक्षा एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों को से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा के पीछे की सीट पर बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, उन्हें पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, यानी उनसे कारण पता करेंगे कि वो ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं जो कक्षा में पढ़ाया जा रहा है। इसकी डिटेल देखते हैं। कक्षा में पिछली सीट पर बैठे छात्रों द्वारा बात करने पर शिक्षक के शिक्षण कार्य में व्यवधान पड़ता है तथा साथ ही साथ अन्य छात्रों के लिए भी अवरोध का कार्य करता है। अगर पीछे के छात्र बात करेंगे तो जो उसमें अदर छात्र बैठे हुए हैं उनके लिए भी उसमें अवधान की स्थिति उत्पन्न होगी और शिक्षक को पढ़ाने में भी अव्यवस्था होगी, यानी उसमें भी व्यवधान होगा। अतः एक अध्यापक के नाते उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10। मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है प्रत्ययों के शिक्षण में, कौशल के शिक्षण में, तथ्यों के शिक्षण में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशल के शिक्षण में। जो मौखिक मार्गदर्शन है वो कौशल के शिक्षण में कम प्रभावी है। कौशल के शिक्षण में मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी होता है क्योंकि कौशल व्यवहारगत होता है, यानी जो कौशल होता है वो कैसा होता है, व्यवहारगत होता है, जिसमें किसी कार्य को करके सीखा जाता है। यानी जो कौशल व्यवहारगत होता है उसमें क्या होता है, किसी कार्य को करके सीखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11। शिक्षक की भूमिका है, यानी शिक्षक की भूमिका कैसी है, 4 ऑप्शन से ही आंसर हमको देना है। ज्ञान का स्थानांतरण करना, ज्ञान देना, कौशल अर्जित करने में प्रशिक्षित करना या ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। अब यहाँ से अगर देखा जाए चारों ऑप्शन में आपको ए भी लग रहा होगा, ज्ञान देना भी लग रहा होगा, कौशल अर्जित करने में प्रशिक्षित करना, यानी चारों ऑप्शन सही होंगे। लेकिन इसमें जो सबसे उपयुक्त ऑप्शन होगा वो हमको लेना है। यानी सीडीपी में यही होता है कि 4 के 4 ऑप्शन आपको लगेंगे सही हैं, लेकिन उसमें से सबसे सुटेबल होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो हमारा आंसर राइट होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो शिक्षक की भूमिका है ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। अब इसमें जो निम्न भूमिकाएं होती वो देखते हैं। ज्ञान का संप्रेषण करना, क्रिया आधारित अधिगम का सृजन करना, अनुशासन बनाए रखना, छात्रों की समस्याओं को हल करना, छात्रों की जिज्ञासा को शांत करना और ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र भाषण सुन सकें, कक्षा कक्ष के शिक्षक के भाषण को नोट्स ले सकें, सी दिया कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखें और डी दिया हुआ है छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। तो यहां पर राइट आंसर कौन सा होगा, तो एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, यानी शिक्षा का कैसा उद्देश्य होना चाहिए, विद्यार्थियों में व्यावसायिक कौशल का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना और डी ऑप्शन दिया हुआ है विद्यार्थियों के व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। यानी शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, तो यह उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। शिक्षण की आधुनिक संकल्पना के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। कैसी भूमिका अध्यापक को निभानी चाहिए? दार्शनिक की, मित्र की, कार्य सहभागी की, या अनुदेशक की। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? यानी शिक्षक को कैसी भूमिका निभानी चाहिए? तो एक मित्र की भूमिका निभानी चाहिए। यानी शिक्षण की आधुनिक संकल्पना के अनुसार एक अध्यापक को मित्र की भूमिका निभानी चाहिए। इसकी डिटेल देख लेते हैं। शिक्षण की आधुनिक संकल्पना के अनुसार कक्षा कक्ष में अध्यापक की भूमिका मित्र की होनी चाहिए, ताकि छात्रों के कौशल में विकास हो सके तथा अपनी भावनाओं, विचारों, प्रश्नों आदि को निसंकोच अपने शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। एक विषय पर सर्वाधिक एवं आधुनिकृत सूचना किस स्रोत से प्राप्त होती है? विश्वकोश, इंटरनेट, नवीनतम अकादमी पत्रिकाएं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो एक विषय पर सर्वाधिक एवं आधुनिकृत सूचना कहां से प्राप्त होती है? इंटरनेट के द्वारा। ये कहां से प्राप्त होती है? इंटरनेट के द्वारा। यहाँ पे आप लोग को इंटरनेट से रिलेटेड कुछ फैक्ट बता देते हैं, जो शिक्षक भर्ती के एग्जाम में जो कंप्यूटर का पोर्शन होता है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, और भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 से। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आपकी कक्षा के कुछ छात्रों को ध्यान पढ़ने से हट गया है, आप उनका ध्यान पुनः केंद्रित करने के लिए कौन सा उपाय करेंगे? यानी आपकी कक्षा के कुछ छात्रों का ध्यान पढ़ने से हट गया है, यहाँ पे पढ़ने होगा, पढ़ने से हट गया है, तो आप उनका ध्यान पुनः केंद्रित करने के लिए कौन सा उपाय करेंगे? छोटी सी शारीरिक क्रिया करवाना, थोड़ी देर के लिए कक्षा को निलंबित करना, बच्चों को ध्यान लगाने के लिए कहना, या कक्षा को खेल के लिए भेजना। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को ध्यान लगाने के लिए कहना। यानी कक्षा कक्ष में छात्रों के ध्यान भंग होने पर अध्यापक द्वारा पुनः ध्यान केंद्रित करने को कहना चाहिए, क्योंकि ध्यान भंग होना किसी प्रकार का दोष या गलती नहीं है जिसे तुरंत दूर न किया जा सके। यानी ध्यान अगर भंग हो जाता तो ये किसी प्रकार का दोष या गलती नहीं, इसको दोबारा उसी अवस्था में लाया जा सकता है। तो बच्चों को क्या कहेंगे? ध्यान लगाने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापन की पद्धति के रूप में व्याख्यान प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें। यानी कुछ कथन दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन कौन से कथन सही होंगे। एक कथन दिया है सूचना प्रदान करने के लिए, यानी सूचना प्रदान करने की यह एक कुशल विधा है। विद्यार्थियों को आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित करने हेतु यह एक प्रभावपूर्ण है। इनमें से सही कथन कौन सा होगा? यानी दो कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। केवल ए, केवल बी, ए तथा बी दोनों, और ना तो ए ना तो बी। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा? एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। अध्यापन की पद्धति के रूप में व्याख्यान प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करना है। सूचना प्रदान करने की यह एक कुशल विधि है, यानी विधा है, यह सही होगा। विद्यार्थियों को आलोचनात्मक दृष्टि से सूचना यानी सोचने के लिए प्रेरित करने हेतु यह प्रभावपूर्ण है। यानी ए और बी दोनों कथन जिसमें होंगे वो क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही होगा। सी ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18। शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को, यानी शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों को खड़े करना चाहिए, छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, श्यामपट्ट को साफ करना चाहिए, और डी दिया हुआ छात्रों को चुप रहने के लिए कहना चाहिए।
तो शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी डिटेल देखते हैं। शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, क्योंकि इससे छात्रों की ग्रहण क्षमता बढ़ जाती है। यानी जो शिक्षण कार्य इस क्लास में कराया जाएगा तो उसकी ग्रहण क्षमता बढ़ जाती है एवं कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित हो जाता है, अतः शिक्षण कार्य अत्यधिक प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। शिक्षण करते समय आपको लगे कि जो कुछ आपने पढ़ाया वह सही नहीं है तो आप प्रकरण अधूरा छोड़ देंगे तथा दूसरा प्रकरण शुरू कर देंगे, छात्रों से कहेंगे कि गलती हुई है उसे ठीक कर देंगे, और सी दिया हुआ छात्रों को डांट लगाएंगे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? छात्रों से कहेंगे कि गलती हुई है और उसे ठीक कर देंगे, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। शिक्षण कार्य के समय अगर शिक्षक द्वारा कोई तथ्य गलत कह दिया जाए तो शिक्षक को चाहिए कि वह अपनी गलती को तुरंत सुधार कर सही तथ्य प्रस्तुत करे। शिक्षण कार्य की यही सही विधि है। यानी शिक्षक के द्वारा अगर कहीं पे गलती हो जाती है तो शिक्षक को चाहिए कि उस गलती को सुधार कर उस सही तथ्य को प्रस्तुत करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सलीम संगीत में निष्णात है परंतु गणित में अच्छा नहीं कर पाता है। यानी कहने का मतलब है सलीम संगीत में निपुण है परंतु गणित में अच्छा नहीं कर पाता है। गणित के अध्यापक के रूप में आप सलीम को क्या कहेंगे? उससे कहेंगे कि संगीत का कोई भविष्य नहीं है, उससे संगीत छोड़कर गणित की पढ़ाई करने को कहेंगे, उसके अभिभावक को बुलाकर बात करेंगे, और डी दिया उससे कहेंगे कि वह गणित में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और उसे गणितीय अवधारणाएं समझाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। यानी सलीम संगीत में निपुण है, निष्णात का मतलब होगा निपुण है, परंतु गणित में वो अच्छा नहीं है। तो गणित के अध्यापक के रूप में आप सलीम को क्या कहेंगे? उससे कहेंगे कि वह गणित में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और उसे गणितीय अवधारणाएं समझाएंगे। इसकी डिटेल देख लेते हैं। किसी विद्यार्थी को उसके मनपसंद विषय से कभी दूर नहीं करना चाहिए और ना ही छोड़ने के लिए कहना चाहिए। अगर वह अन्य विषय में कमजोर है तो उसे उस विषय पर विशेष प्रशिक्षण देना चाहिए। साथ में अन्य विषय की मूलभूत अवधारणाओं को समझना भी आवश्यक है। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। एक लंबे व्याख्यान को देते हुए अध्यापक को, यानी एक लंबे व्याख्यान को देते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए? बीच में विराम लेना चाहिए, लगातार बोलना चाहिए, बीच में प्रश्न पूछने चाहिए, अपनी भाव भंगिमा बदलनी चाहिए। यानी अपने हाव भाव को बदलना चाहिए। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? एक लंबे व्याख्यान को देते हुए अध्यापक को बीच बीच में क्या करना चाहिए? विराम लेना चाहिए। इससे क्या होगा? कक्षा का वातावरण नीरसतापूर्ण नहीं होगा और बच्चों का पढ़ने में मन लगा रहेगा। इसकी डिटेल देखते हैं। लंबे व्याख्यान देते समय अध्यापक को बीच में विराम लेना चाहिए, क्योंकि लगातार व्याख्यान से क्या होता है? नीरसता की उत्पत्ति होगी। यानी जो लगातार कंटिन्यू अगर बच्चे पढ़ते रहेंगे, कंटिन्यूटी बनी रहेगी, कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, आधा घंटे की क्लास में आप अगर उसको बीच में विराम नहीं लेंगे तो उसको क्या होगा? क्लास के अंदर नीरसता उत्पन्न हो जाएगी और इस संबंधित विषय में क्या होंगे? वो ऊब जाएंगे और छात्र भी इन सभी व्याख्यान को एक साथ आत्मसात करने में कठिनाई महसूस करेंगे। यानी जो व्याख्यान आपके द्वारा दिया जा रहा होगा उसमें भी छात्र क्या करेंगे? उसको ग्रहण करने में कठिनाई महसूस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। अधिगम स्थानांतरण की योग्यता को बढ़ाने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए। यानी अधिगम स्थानांतरण की योग्यता को बढ़ाने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? 4 ऑप्शन हैं, उसमें से देखते हैं कौन सा राइट आंसर सही होगा। स्वक्रिया को प्रोत्साहित करना, रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, सूझ द्वारा सीखने का विकास करना, और डी दिया हुआ सामान्यीकरण पर बल देना। तो कौन सा आंसर सही होगा? अधिगम स्थानांतरण की योग्यता को बढ़ाने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए?
रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, यानी रटने को प्रोत्साहित करना, ये राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत है? ये सीटेट जूनियर लेवल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विश्लेषण, मूल्यांकन, आत्मानुभूति या अनुप्रयोग। तो ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प क्या असंगत है? तो इसमें असंगत है आत्मानुभूति। ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में निम्न घटक का होना अति आवश्यक है। कौन कौन से घटक होना चाहिए? ज्ञान, समझ, विश्लेषण, मूल्यांकन, अनुप्रयोग, संश्लेषण। ध्यान रखिएगा, ब्लूम के वर्गीकरण के लिए कौन कौन से घटक होने चाहिए? एक होना चाहिए ज्ञान, समझ, विश्लेषण, मूल्यांकन, अनुप्रयोग, संश्लेषण। तो ये होने चाहिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग असंगत पूछा गया तो आत्मानुभूत राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का एक नवाचारी स्रोत है? टेलीस्कोप, इंटरनेट, फेसबुक, ब्लैक बोर्ड। तो इसमें कौन सा नवाचारी स्रोत है? इंटरनेट। क्वेश्चन इस तरीके के बहुत पूछे जाते हैं, मीडिया से रिलेटेड, इंटरनेट, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आपके सीटेट के एग्जाम में। नवाचारी का तात्पर्य नए विचार से, यानी जब नवाचार आप लोग पढ़े होंगे डीएलएड के क्लास में, डीएलएड में भी पढ़े होंगे, बीएड के बच्चे भी पढ़े होंगे कि नवाचार क्या होता है। तो उसमें क्या होता है, नए विचार से वो रिलेटेड होता है। जो व्यक्ति या स्रोत नए विचारों को अपनाते हैं उसे नवाचारी व्यक्ति या नवाचारी स्रोत कहलाते हैं। शिक्षण का इंटरनेट एक नवाचारी स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। विद्यार्थियों के शिक्षण में अधिक से अधिक किस रूप में पहचाना जाता है? यानी विद्यार्थियों के शिक्षण में अधिक से अधिक किस रूप में पहचाना जाता है, यह बताना है। व्यक्तिगत समायोजन, सामाजिक और राजनीतिक विज्ञता, व्यवहार परिवर्तन, और डी ऑप्शन दिया हुआ है विशेष बड़े रोजगार के लिए तैयार करना। तो यहां पर राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार परिवर्तन। यानी विद्यार्थियों के शिक्षण में अधिक से अधिक किस रूप में पहचाना जाता है? व्यवहार परिवर्तन के रूप में पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा? जो कक्षा 3 के विद्यार्थी हैं उनके लिए कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा, यह बताना है। व्याख्यान विधि, सृजनात्मक क्रियाकलाप, समूह वार्तालाप या प्रयोगशाला विधि। तो यहां पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सृजनात्मक क्रियाकलाप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ये हरियाणा टेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है और आपके सीटेट के एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थी बाल्यावस्था में रहते हैं, यानी कक्षा 3 के विद्यार्थी किस अवस्था में होते हैं? बाल्यावस्था में होते हैं। इस अवस्था में बालक की रुचि पढ़ने लिखने में नहीं होती है, अतः उनकी रुचि और ध्यान अध्ययन या शिक्षण में लगाने के लिए आवश्यक है कि उनको खेल विधि या सृजनात्मक क्रियाकलाप के द्वारा शिक्षा दी जाए जिसमें वे सक्रिय सहभागी बनकर सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। विद्यार्थियों के अकादमिक निष्पादन को सुधारा जा सकता है, यानी विद्यार्थियों के अकादमिक निष्पादन को किस तरीके से सुधारा जा सकता है यदि अभिभावकों को उत्साहित किया जाए। ए ऑप्शन है बच्चों के कार्य का निरीक्षण करने के लिए, अधिक ट्यूशन का प्रबंध करने के लिए यानी प्रबंधन करने के लिए, इसके बारे में चिंतित ना होने के लिए, और शिक्षकों से बार बार अंतर्क्रिया करने के लिए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा शिक्षकों से बार बार अंतर्क्रिया करने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसकी डिटेल देखते हैं। यानी क्वेश्चन था विद्यार्थियों के अकादमिक निष्पादन को सुधारा जा सकता है यदि अभिभावकों को उत्साहित किया जाए, यानी अधिक जो विद्यार्थी हैं उनके अकादमिक निष्पादन को किस तरीके से सुधारा जा सकता है।
विद्यार्थियों के अकादमिक निष्पादन को सुधारने के लिए अभिभावक शिक्षक अंतरक्रिया बहुत ही आवश्यक है। इससे अभिभावक अपने बालक के विकास को जान सकता है। इसलिए आजकल विद्यालयों में क्या होती, पेरेंट्स टीचर मीटिंग बुलाई जाती है। इस तरीके से क्या होता है, पेरेंट टीचर मीटिंग से अध्यापक विद्यार्थी का जो पढ़ने का जो लेखा जोखा होता है उस रिपोर्ट को अध्यापक जो के सामने प्रस्तुत करता है। जो अध्यापक होता है वो अभिभावक के सामने प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। शिक्षण को प्रभावित करने वाला कौन सा घटक शिक्षक से संबंधित नहीं है। तो शिक्षण को प्रभावित करने वाला कौन सा घटक शिक्षक से संबंधित नहीं, ये बताना है। विषय का ज्ञान, संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों से जुड़ाव, संसाधनों की उपलब्धता। तो कौन सा घटक शिक्षक से संबंधित नहीं है, संसाधनों की उपलब्धता। ये सभी कारक जो शिक्षण कार्य को प्रभावित करते हैं वे शिक्षण घटक कहलाते हैं। इनकी अनुपस्थिति में शिक्षण कार्य बाधित होता है। ये सभी घटक शिक्षक में अनिवार्य रूप से होने आवश्यक हैं, जैसे संबंधित विषय का ज्ञान, संप्रेषण कौशल एवं विद्यार्थियों से जुड़ाव, ताकि उनकी समस्याओं को समझ सके। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे पूछा गया नहीं है, तो यहाँ संसाधनों की उपलब्धता राइट आंसर हो जाएगा। 29 देख लेते हैं। एक विद्यार्थी गुणन के सवालों को हल करना सीखता है। वह अपने जोड़ के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है। इस प्रकार के अधिगम अंतरण को क्या कहा जाता है? धनात्मक अंतरण, क्षैतिज अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण या द्विपार्श्विक अंतरण। यानी एक विद्यार्थी गुणन के सवालों को हल करना सीखता है, वह अपने जोड़ के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है। तो इसको कौन सा अंतरण बोलेंगे? द्विपार्श्विक अंतरण। इसकी डिटेल देख लेते हैं। गुणन के सवालों को हल करने में अपने जोड़ के पूर्व के ज्ञान का प्रयोग करना ऊर्ध्व अंतरण अधिगम कहलाता है। ऊर्ध्व अंतरण का अर्थ होता है जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का प्रयोग व्यक्ति किसी अन्य प्रकार अथवा उच्च स्तरीय परिस्थितियों के अध्ययन में करता है, तो इसे ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं। जैसे गुणन के सवालों को हल करने में अपने जोड़ के पूर्व अनुभव या ज्ञान का प्रयोग करना अधिगम का ऊर्ध्व अंतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। और आप लोग को स्कोरिंग करनी है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों की तत्परता स्तर को बढ़ाना है। ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? विशेष प्रकार से संबंधित सृजनात्मक क्रियाकलाप को कक्षा में संगठित करवाकर, कक्षा में एक इंडोर गेम आयोजित करवाकर, कहानी कथन विधि द्वारा, कक्षा के किसी एक विद्यार्थी द्वारा नियंत्रण करवाकर। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एक शिक्षक को विद्यार्थियों की तत्परता स्तर को बढ़ाना है, तो ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? यानी एक शिक्षक होने के नाते आप विद्यार्थियों के तत्परता स्तर को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा सुटेबल होगा? तो राइट आंसर होगा विशेष प्रकरण से संबंधित सृजनात्मक क्रियाकलाप को कक्षा में संगठित करवाकर, यानी ए ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा इसका। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। और जिसने भी अभी तक सीटेट की क्लासेस हमारी नहीं देखी हैं पुरानी, वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में पिनअप कर दी हैं। वर्तमान समय में सुपर टेट की क्लास यानी एस्टेट, KVS PRT, DSSB PRT, TGT PGT फिजिकल एजुकेशन की सारी क्लासेस चल रही हैं। और ये सारी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और साथ में अपने 5 दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर दें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। नए वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।